दोस्तों, आज फिर से नसीब का खेल। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। गांव में उसके पर्याप्त जमीन थी, जिस पर खेती बाड़ी कर कर वह अपनी पत्नी लाजवंती से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वह लगता है अब की तिहाई फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। हाँ स्वामी, सब ईश्वर की कृपा है। और फिर उस दिन किसान हरिदत्त को खुशी का ठिकाना न रहा जब उसकी पत्नी लाजवंती ने आकर खुशखबरी सुनाई। स्वामी, एक शुभ शुभ सूचना है। इन दिनों मैं गर्भवती हूँ। वाह वाह! सब खबर सुनकर तूने मुझे मेरी तबीयत खुश कर दी। यथा समय पर बीतने के किसान की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे आंगन में एक साथ दो दो फूल खिलाए। इसके नामकरण समारोह में पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। स्वामी, आज वाकई बहुत खुश हैं। ईश्वर इनकी खुशी हमेशा बनाए रखे। फिर किसान हरिदत्त ने बच्चों का नामकरण के लिए कई वाकई पूरे गांव को भोजन पर निमंत्रण किया। बधाई हो हरिदत्त, बधाई हो। धन्यवाद बहन। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर गांव में पंडित राम सेवक ने हवन आरंभ किया। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम शिवा। और हवन इत्यादि होने के बाद पंडित राम सेवक ने बच्चे की जन्म पत्री बनाई। जन्म पत्री पढ़ने के बाद पंडित राम सेवक बड़बड़ाता हुआ बोला, ओह, कितनी विचित्र बात है। एक समय एक ही माँ की कोख से जन्मे दो बालकों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग भाग्य तो सबका होता है पंडित जी। बात तुम्हारी ठीक है मुखिया। हर इंसान का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन दोनों भाग्य तो सचमुच विचित्र है और जिक्र के काबिल है। जिक्र के काबिल? हाँ, क्योंकि इन दोनों में बड़ा लड़का आपकी गोद में है। उसका नाम मेरे द्वारा तैयार की गई जन्म पत्री के अनुसार गौतम रखा जाना चाहिए। और बड़ा होकर एक दिन राजा बनेगा और अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करेगा। वाह, हमारा बेटा राजा बनेगा। वाह, हरिदत्त का बड़ा बेटा राजा बनेगा। लेकिन छोटा बेटा गोविंदा तो हरिदत्त की पत्नी की गोद में है। वो बड़ा होकर एक कुख्यात डाकू बनेगा। हाँ, एक दिन अपने बड़े भाई के हाथों मारा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी। भला एक भाई के हाथों दूसरे भाई की हत्या कैसे हो सकती है? तुम झूठे हो पंडित जी, तुम्हारी ज्योतिष विद्या झूठी है। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। हरिदत्त, सच्चाई जानने के बाद उत्तेजित होकर तुमने मुझे मेरी ज्योतिष विद्या पर झूठा कहकर मुझे अपमानित किया है तो कर दिया, लेकिन अपने बच्चे के भाग्य को नहीं बदल सकते। होनी होकर रहेगी, कहकर पंडित राम सेवक हरिदत्त के घर से बाहर चला गया। और उनके जाने के बाद ने हरिदत्त के बिगड़े हुए मिजाज को देखते हुए गांव के लोग बिना भोजन किए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। आओ न, उनको चला जाए। हाँ भाई चलो, भोजन की इच्छा तो अब है रही ही नहीं। गांव वाले के जाने के बाद झूठ बोलता है पंडित, ऐसा नहीं हो सकता। एक भाई के हाथ दूसरे भाई का खून नहीं होने दूंगा। मैं साबित कर दूंगा पंडित राम सेवक झूठा है, उसकी विद्या झूठी, ज्योतिष झूठी है। लेकिन यदि यदि फिर भी पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो खामोश। मैंने कहा ना लाजवंती, मैं ऐसा अदा हरगिज नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। लगता है आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना है जिससे भविष्य में अपने दोनों बेटों को एक दूसरे से सुरक्षित रख सकते हो। हाँ, मैं अपने छोटे बेटे को सात समुद्र पार के चाचा के यहाँ छोड़ाऊंगा और इस प्रकार मेरा बड़ा बेटा भी अपने छोटे भाई तक नहीं पहुंच सकेगा और पंडित राम सेवक की भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। हाँ स्वामी, आप ऐसा ही करें। इस तरह कम से कम एक भाई दूसरे भाई की आत्महत्या तो नहीं होगी। समय बीतने के साथ साथ हरिदत्त दोनों दोनों बेटे 5 वर्ष के हो गए। तो एक दिन लाजवंती, आज मैं कीर्तिनगर के बंदरगाह पर मेरे एक जानकार व्यापारी का जहाज 7 समुद्र पार विदिशिया नगरी रवाना होने वाला है। मेरा छोटा भाई किशन दत्त रहता है।
सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज ही उसी जहाज पर गोविंदा को लेकर विदिशिया नगरी चला जाऊं। कुछ दिन किशन दत्त के यहाँ बिताने के बाद गोविंदा को वहीं छोड़ कर आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी, देवर जी से कहना कि हम गोविंद को पूरा ख्याल रखिए, इसे कभी माँ बाप के प्यार की कमी महसूस ना हो। कुछ दिन बाद हरिदत्त गोविंदा को साथ लेकर बंदरगाह पर जा पहुंचा। बापू, वो बड़ा सा क्या है बेटा, वो जहाज है बेटा। और शाम को जहाज लेकर उसे विदिशिया नगरी के लिए रवाना हो गया। और कई दिन समुद्री यात्रा करने के बाद विदिशिया नगरी के बंदरगाह पर, हरिदत्त, मुझे अपने व्यापार के लिए यहाँ 10 दिन के लिए रुकना है। ठीक 11वें दिन जहाज इसी बंदरगाह पर छोड़ देना। वापिस कीर्तिनगर चलना हो तो 10वें दिन यहाँ आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं ठीक 10वें दिन यहाँ आ जाऊँगा। और फिर विदिशिया नगरी एक दिन पैदल यात्रा करने पर हरिदत्त तारापुर नामक गांव में अपने भाई किशन दत्त के यहाँ पहुंच चुका। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। हरिदत्त, मेरे भाई, जीते रहो भाई। और तभी किशन दत्त की पत्नी माला भी वहाँ आई। प्रणाम जेठ जी, सदा सुहागन रहो बेट बहू। और भोजन के दौरान, बताइए भैया अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी कुशल तो है ना? बाकी सब तो कुशल है किशन, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ एक जिम्मेवारी का कार्य लेकर आया हूँ। आज्ञा करिए मेरे भैया। हरिदत्त हरिदत्त ने केवल जिम्मेवारी के विषय में बताया, बल्कि साथ ही पूरी बात भी बता दी। उसकी बात सुनने के बाद, जेठ जी, आप बेशक मजबूर होकर गोविंदा को छोड़कर जाएं, लेकिन मैं खुश हूँ। इसी बहाने भगवान ने गोविंदा के रूप में मुझे एक बेटा दे दिया। वाकई भैया, मेरे यहाँ यह खुशी की बात है, वरना जब से मैं गांव में वैद्य ने यह बताया कि माँ माला बांझ है, मैं सोच में बैठा था शायद हमारे नसीब में औलाद का प्यार नहीं। हाँ जेठ जी, मैं गोविंद को अपनी औलाद की तरह पालेंगे। धन्यवाद बहू। अब मुझे लाजवंती के यहाँ 7 समुंदर पार रहते हुए गोविंद की कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन किशन, तुम दोनों इस बात का विशेष ध्यान कर रखना, गोविंद कभी यह पता ना लगे कि यह निकट संबंधी कीर्तिनगर में रहता है। हमें हम इसे कभी कुछ नहीं बताएंगे। और इस तरह अपने छोटे बेटे गोविंद को अपने भाई किशन दत्त के यहाँ छोड़कर 11वें दिन उसी समुद्र जहाज से वापस कीर्तिनगर के लिए रवाना हो गया। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पंडित राम सरेवर मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी सच नहीं होगी। और अपने गांव वापस लौट कर हरिदत्त अपने बेटे गौतम और पत्नी के साथ निश्चिंत रहने लगा। वाह बेटे, तूने तो कमाल कर दिया, दौड़ में अपने बाबू को हरा दिया। आखिर बेटा किसका है? बेटा तो तू मेरा है। नहीं, यह मेरा है। माँ बाबू तुम लड़ते क्यों हो बेटा, आखिर मैं दोनों का ही हूँ। वाह, क्या खुश करने वाली बात कही है बेटे। और फिर गौतम 8 वर्ष का हुआ तो गौतम उसे लेकर आचार्य सुधाकर राव के आश्रम पहुंचा। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मैं अपने बेटे गौतम को शिक्षा दीक्षा हेतु आपके पास लाया हूँ। तब आचार्य हरिदत्त ने गौतम को आश्रम में छोड़कर लौट गया। तब आचार्य सुधाकर ने राव ने उसे वेदांतल वेदांतल करवाते के साथ साथ शस्त्र विद्या घुड़सवारी का भी अभ्यास करवा। वाह गौतम, वाकई तुम होनहार हो शिष्य हो। इस तरह हरिदत्त का बड़ा पुत्र गौतम सुधाकर की तरह शिक्षाएं प्राप्त कर रहा था। उधर 7 समुंदर पार विदिशा नगरी में अचानक डाकू शेरा ने उन्हीं दिनों तारापुर में पहुंचकर लूटमारी मचानी शुरू कर दी। आहा हा, सबको मार डालो, सारी दौलत लूट लो। नहीं, हमें मत मारो, तिजोरी की चाबी सारी दौलत ले लो। हाँ, दौलत शेरा की कमजोरी, खून करना है उसका शौक है। और फिर डाकू ने दल किसान दत्त किशन दत्त के यहाँ पहुंचा। लूट लो सारी दौलत। तभी, वाह मजा आ गया डाकू जी, हम भी यह खेल खेलेंगे। वाह, मजा आ गया डाकू जी, हम भी यह खेल खेलेंगे। अगली पल, तो तू भी यह खेल खेलेगा बच्चे? हाँ डाकू जी।
तो फिर आ मेरे साथ, हम तुम्हें ये खेल खेलने का पूरा मौका देते हैं। इस तरह की संदत माला को खून करने के बाद, उसकी दौलत लूटने के बाद, डाकू शेरा गोविंदा को अपने साथ अपने अड्डे पर ले की ओर चल पड़ा। वह घोड़े पर बैठना तो मजा आ गया। इस तरह 8 वर्ष यानी अपनी जवानी की दहलीज में पहला कदम रखने के बाद गोविंदा विदिशा नगरी के लिए डाकू शेरा से भी बड़ा आतंक बन गया। हाँ हाँ, मार डालो इन सारे व्यापारी को, इनके मरने के बाद इनकी दौलत पर हमारी है। हाँ हाँ हाँ, शाबाश मेरे बब्बर शेर, चचाक कचाक। उधर गौतम अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर लौट रहा है। एक दिन, माँ आर्केड के लिए जा रहा हूँ। अरे गौतम, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है बेटे? फिर देखते ही देखते गौतम घोड़ा दौड़ाता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। उप, यह लड़का एक पल भी चैन से नहीं बैठता। कुछ भी हो लाजवंती, अपना गौतम जब घोड़े पर सवार होता था राजकुमार कितने लगता है। हाँ, और गौतम जंगल में पहुंचकर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक तलवार टकराने की आवाज सुनकर चौंका। अरे ये क्या, लगता है पास कहीं तलवारबाजी हो रही है, जरा मैं भी तो देखूं। और फिर जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा तो एक दृश्य देखा। आह महाराज, ओह महाराज, इन नकाबपोशों से गिरे हैं। हाँ हाँ, राजकुमार कुलप्रीत सिंह, अब तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जा, लेकिन तभी ना दोस्त, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। कौन है यह युवक मेरी मदद करना चाहता है? कौन हो तुम? दोस्त का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन, गौतम नाम है मेरा, गौतम। वो अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार बचा कर भागने का मैं एक मौका देता हूँ। मेरे 5 गिनने तक यदि तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत की जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। 1 2 3, साथियों खत्म कर दो इस हरामजादे को। 4 5, और फिर 5 गिनने गिनती खत्म होने के बाद नकाबपोश बिजली बनकर टूट पड़ा। दोस्तों, अब एक भी जीवित नहीं बचेगा। वो खचाक खचाक। तब तक राजा भी मृत मृत नकाबपोश की तलवार उठा ली और दुश्मनों से भिड़ गया। पता नहीं नकाबपोश कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है। फिर देखते ही देखते गौतम ने राजा कुलदीप कुलप्रीत सिंह ने एक एक करके सभी नकाबपोश को मार दिया। तब, धन्यवाद गौतम, अगर तुम समय पर ना आते तो आज हम जीवित न बचते। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन यह नकाबपोश कौन है और ये आपकी जान क्यों लेना चाहते थे? यह तो मैं भी नहीं जानता ये कौन है और मेरी जान क्यों लेना चाहते थे। खैर, इनके चेहरे देखूं, शायद कुछ अंदाजा लगा सके ये कौन है, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे। फिर राजा ने जैसे नकाब उठाया, ओह, एक पल जड़ सा होकर रह गया। और अगले ही पल, अरे महाराज तो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर गौतम बेहोश राजा को अपने घोड़े पर लाद कर झरने के पास उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पता नहीं महाराज एक को अपनी चेतना क्यों खो बैठे। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी आंखें खोली, उसने मुंह से बोलना फूटे, केवल एक टुन घूर कर उसकी खुली आंखों से आंसू आ रहे थे। महाराज, एकाक क्या हो गया, आप बोलते क्यों नहीं? अपनी काफी प्रयत्न के बाद राजा जरा भी हालत न सुधरी। राजा अपने घोड़े पर लादा और घोड़े की लगाम ताम कर कीर्तिनगर की ओर चल पड़ा। लगता है महाराज किसी गहरे सदमे में कारण अपनी बोलने की शक्ति खो बैठे हैं। और फिर गौतम राज कुल लेकर फिर राजा कुल प्रीत को लेकर कीर्तिनगर राजमहल में पहुंचा और राजा, महामंत्री, सेनापति, अन्य 2 मंत्री ने उसके प्रश्नों की बौछार कर दी। यो कौन हो तुम और महाराज की इस हालत के जिम्मेवार कौन है? बताओ महाराज को क्या हुआ? महाराज आखेट के लिए महल से निकले तो अच्छे भले थे, बोलो इसकी यह दशा कैसे हुई? उप, इतने सारे प्रश्न। फिर गौतम ने उन्हें पूरी बात बताता है वो बोला, मेरे ख्याल से महाराज कि यह दशा नकाबपोश युग का चेहरा देखने से हुई है। कौन हो सकता है युग? और अगले ही पल, सेनापति सतम सिंह, राजवैद्य को बुलाकर महाराज का उपचार करवाता हूँ और तुम युग के साथ जंगल में जाकर उस लोगों की शिनाख्त करो जिसने महाराज की जान लेने की कोशिश की है। तभी इस रहस्य का कुछ पर्दा हट सकेगा। जी महामंत्री जी। और कुछ देर बाद महाराज
की हालत युग का चेहरा देखने के बाद हुई थी, एकाएक बिगड़ गई हूँ। जैसे ही सेनापति नकापोस युग की लाश के नजदीक पहुंचा, बुरी तरह चौंका। ओ ये क्या? यह तो राजकुमार हरप्रीत की लाश है। और कुछ देर बाद, तो राजकुमार हरप्रीत ने पूरी मित्र मंडली है। इसका मतलब राजकुमार उसके साथियों ने ही महाराज की हत्या करनी चाहिए। यह बात समझ में आई। महाराज एक सदमा बर्दाश्त क्यों नहीं कर सके। और शिनाख्त की पूरी होने के बाद वापस कीर्तिनगर की ओर चल पड़े। सेनापति जी, क्या वाकई बेटा इस सीमा तक नीचे गिर सकता है कि अपने जन्मदाता के प्राण लेने की सोच डाले? हाँ युग, राजकुमार हरप्रीत जैसा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस नीचे कमीने हरकत कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार ने महाराज की हत्या क्यों करनी चाहिए? आज से 5 दिन बाद महाराज महाराज द्वारा मेरे दरबार में राजकुमार और उसके साथियों ने देश निकाला देने की सजा दिए जाने के बाद शायद राजकुमार के मन में बदले की भावना जागी होगी। लेकिन महाराज ने राजकुमार को देश निकाला की सजा क्यों दी थी? बताता हूँ। वैसे महाराज राजकुमार के प्रति हमेशा चिंतित चिंतित रहते थे। वह राजकुमार जवानी में कदम रखते ही बहक चुका था। वह हर समय अपनी मित्र मंडली के साथ रंग रस की महफिल में मगन रहता। वाह वाह, मजा आ गया, नाचो, खूब नाचो, हिच हिच। हालांकि महाराज बहुत प्रयत्न के बाद किसी तरह सुधारने की जगह बिगड़ता चला गया। और आज से 4 दिन पहले की बात है, जब दरबार में दुआई हो महाराज, दुआई हो, राजकुमार के साथी मेरी जवान पुत्री अर्चना कर रहा चलते उठा ले गई। महाराज, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए। तो यह कपड़े का मशहूर व्यापारी दीनदयाल है। ओह, राजकुमार की यह मजाल। तुम फिक्र न मत करो दीनदयाल, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के समान है। उसकी खोज हम स्वयं करेंगे। अपने बेटे को इसकी उसकी करनी का कठोर दंड देंगे। फिर महाराज ने सैनिकों के साथ राजकुमार और मित्र के घर पहुंचकर सेठ की पुत्री बरामद किया। सैनिकों, राजकुमार और उसके मित्रों को गिरफ्तार कर लो। जी महाराज। और फिर दूसरे दिन महाराज ने बड़े दरबार में राजकुमार के साथियों को सेठ की लड़की के अपहरण के अपराध में देश निकाले की सजा दी। और शायद आज आखेट पर गए महाराज और उसके साथी उसे मारना चाहते थे। वाकई राजकुमार बड़े दुष्ट प्रवृत्ति का था। हाँ, उसके जीते जी महाराज को दुखी थे ही। अब इस घटना के बाद वह बेचारे महाराज। और फिर महल में सेनापति जब यह बात बताई तो और हैरान हुए बिना न रह सके। ओह महाराज, इस दशा में पहुंचने की जिम्मेदारी इनके खून की थी। हाँ, लेकिन महामंत्री राजवैद्य क्या कहते हैं? यही महाराज किसी बात का गहरा सदमा लगा है, केवल अपनी बोलने की शक्ति खो बैठे हैं। साथ ही उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। यानी इस प्रकार लकवा मार गया। ओह बेचारे महाराज, ओह। लेकिन इनका कोई उपचार भी तो बताया होगा राजवैद्य ने? हाँ, उपचार बताया है, लेकिन असंभव असंभव। उनके अनुसार महाराज के उपचार में एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो यहाँ से 7 समुंदर पार विदिशा नगरी नामक राज्य में की उत्तर की एक सुनहरी पहाड़ी पर पर्वत पर पाई जाती है। और क्या सुनहरी पहाड़ी? राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी मंगाने में आपको कोई कठिनाई है? साधारण स्थिति में सुनहरी पहाड़ी राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी मंगाने में कठिनाई समझ में नहीं आती, लेकिन राजवैद्य ने मुझे बताया कि सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचने के लिए इंसान को कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। तो इस सोच में पड़ गया हूँ कि यह दुष्कर कार्य किसे सौंपूं। लेकिन सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचने के लिए इंसान को मौत मौत जो कदम कदम पर है, किस रूप में मिलती है? राजवैद्य के अनुसार सुनहरी पहाड़ी पर पहुंचने के सबसे पहले इंसान को मौत के रूप में विदिशा नगरी का आतंक, शेरा डाकू का ग्रोह का सामना करना पड़ेगा। शेरा डाकू? हाँ। और उससे आगे गहरी खाई और घाटी में मौत के रूप में पाई जाती है 4 हाथों वाली चुड़ैल। और राजवैद्य के अनुसार आज तक कोई भी
जब उससे पहले द्वार को नहीं तोड़ पाया, लेकिन फिर अगर कोई दोनों द्वारों को तोड़ने में सफल प्राप्त हो सकता है तो सुनहरी पहाड़ी में कोई ऐसे जहरीले जंतु पाए जाते हैं जिसके जान बचाना बहुत मुश्किल है। ओह महामंत्री जी, क्या जड़ी बूटी के अलावा कोई और उपाय नहीं है जिससे करने से महाराज स्वस्थ हो जाए? हूँ तो क्या अपने महाराज का जीवन इसी तरह रोगियों के समान पलंग पर लेटे लेटे अपनी मौत की प्रतीक्षा करते रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी लेने के लिए सुनहरी पर्वत पर मैं जाऊंगा। क्या तुम तुम यह जानते हो सुनहरी पहाड़ी पर जाने का यह जानते हुए भी सुनहरी पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ, मैंने अपने किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर सुनहरी पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हूँ। गौतम, तुम्हारी भावना की कदर करता हूँ। बोलो, विदिशा नगरी के लिए कब रवाना होना चाहते हो? मैं आज ही और अभी विदिशा नगरी के लिए रवाना होना चाहता हूँ। ठीक है गौतम, जब तुम इतने ठान ही ली तो तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करवाता हूँ। साथ ही विदिशा नगरी जाने के लिए राजा राजा के नाम तुम्हें एक पत्र भी लिख देते हैं, जिससे वक्त पड़ने पर तुम मुझसे सहायता सहायता चाहोगी मिलेगी। और तुम रवाना होने से पहले अपने घर जाकर अपने माता पिता आज्ञा आशीर्वाद ले लो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो हो सकता है बताने पर घर वाले मुझे इजाज़त न दे। हाँ, मेरे यहाँ रवाना होने के बाद आप मेरे घर वालों को सूचना ज़रूर पहुँचा देना, ताकि मेरे लिए अधिक चिंतित ना हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और शाम को गौतम विशेष जलयान द्वारा विदिशिया नगरी की ओर रवाना हो गया। न जाने क्यों मुझे राजा कुलदीप सिंह की हालत देखी नहीं गई, इसलिए राजवैद्य द्वारा बताई गई जड़ी बूटी लेने के लिए लेकर ही लौटूंगा, अन्यथा नहीं लौटूंगा। तो उसके रवाना होने के बाद जैसे ही महामंत्री द्वारा भेजे गए सैनिकों को यह सूचना गौतम के पिता हरिदत्त को पहुंची, वह बुरी तरह चौंका। क्या गौतम महाराज का उपचार करने के लिए जड़ी बूटी लेने विदिशा नगरी गए हैं? जी हाँ। उफ लाजवंती, क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है, कहीं पंडित राम सेवक की भविष्यवाणी सच ना हो जाए। स्वामी, मेरे ख्याल से तो आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। क्या क्यों गौतम जड़ी बूटी की तलाश में गया है, गोविंदा की तलाश में? कुछ भी हो लाजवंती, आज कल मैं न जाने किसी जहाज विदिशिया नगरी जवान के लिए रवाना होऊंगा। तो तो फिर स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। और अगले दिन संयोग से उसे नगर के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज विदिशा नगरी के लिए रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था। हरिदत्त ने प्रार्थना करने पर, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ इस जलयान पर यात्रा कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। और उधर कई दिनों तक समुद्री यात्रा करने के बाद गो गोविंद विदिशा नगरी पहुंचा। वहां के राजा उत्तम सिंह ने राजा दरबार में पहुंचा और उन्होंने कीर्तिनगर के महामंत्री का पत्र दिखाया। तो पत्र पढ़ने के बाद, गौतम, तुम्हें जो मत चाहिए निसंकोच कहो। महाराज, आप हमें एक अच्छा घोड़ा और अपनी सेना के चुने हुए 10 सैनिक दे दीजिए, मैं डाकू सेरा के गिरोह से टकरा सकूं। अवश्य, डाकू सेरा तो आज वर्षों से हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गई तो तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। धन्यवाद राजन। और फिर गौतम उसी समय चुने हुए 10 सैनिकों को लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। और उधर हरिदत्ता उसकी पत्नी विदिशा नगरी पहुंचकर तारापुर नामक गांव में पहुंचे। उप, यह किसान का मकान खंडर बना हुआ है, हमें पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ करनी होगी। और फिर भाई भाई किशन दत्त रहता था। भैया किशन दत्त तो उसकी पत्नी वर्षों पहले सिरा डाकू के हाथे मारे जा चुके हैं। उनके यहाँ एक लड़का भी था, तो गोविंद। हाँ भैया, लेकिन उस लड़का वह आज 10 साल पहले पहले था। आज तो वह डाकू गोविंदा के नाम से जाना जाता है। डाकू? तब ग्रामीण ने हरिदत्त को पूरी कहानी बताई। उसकी पूरी कहानी सुनकर, ओह, इसका मतलब राम सेवक की भविष्यवाणी के अनुसार मेरा छोटा बेटा गोविंदा डाकू बन गया है। हे भगवान, मैं यह क्या सुन रही हूँ?
भाई क्या तुम जानते हो गोविंदा डाकू का गिरोह कहाँ रहता है? उसका अड्डा उत्तर दिशा में कहीं है। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। अच्छा भाई, हम चलते हैं। और उधर गोविंद अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में घोड़े पर दौड़ा जा रहा था। और फिर डाकू शेरा के दल उसे चारों ओर से घेर लिया। साथियों, टूट पड़ो इन सैनिकों पर। सैनिकों, डटकर मुकाबला करो। और फिर तड़ाक तड़ाक दोनों गुटों में जबरदस्त जोरदार मुकाबला चल रहा था। काफी देर तक मुकाबले के बाद गौतम और डाकू गोविंदा के शेरा को छोड़कर गौतम के साथ आए सभी सैनिकों को शेरा डाकू के गिरोह के सारे सदस्य मारे गए। मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। ओ लेकिन बाबा रामजादे, तूने गोविंदा को मारा है। मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। ओह, तो तू दुष्ट है गोविंदा। गोविंदा के बाबा को मारा है। ओह गोविंदा, ले दुष्ट। अरे माँ बापू यहाँ कैसे आ गए? उफ, यह क्या किया तूने? अनर्थ कर दिया। गौतम अपने हाथों अपने भाई की हत्या कर डाली। बापू, यह 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 माँ क्या कह रही है? भला डाकू मेरा भाई कैसे हो सकता है? गौतम, तेरी माँ ठीक कह रही है। गोविंदा तेरा भाई था। गोविंदा मेरा लाल सुख सुख सुख। और हरिदत्त ने पूरी बात विस्तार से बताई। ये भगवान, तुमने मुझे अनर्थ हो गया। मैंने अपने भाई को मार डाला। दुखी मत हो गोविंदा, यह होनी थी। फिर भला कौन टालता? फिर गौतम ने गोविंदा को अंतिम संस्कार किया और अपने माँ बाप को वापस नगर की ओर जाने को कहकर अब चल चल कर चारों हाथों वाली चुड़ैल से निपटा जाए। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना। और कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक गहरी खाई दिखाई दी। उसने घोड़ा एक पेड़ के साथ बांधा और घाटी में उतर गया। और जल्दी उसका सामना चार हाथ वाली चुड़ैल से हो गया। ही आज वर्षों बाद मुझे किसी मानव का नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। ही दुष्ट, पहले तू मेरा मांस खाए, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ी, अरे यह क्या? यह तो तलवार के वार इसके इस पर असर नहीं हुआ। ही तब आगे बढ़कर चुड़ैल ने गौतम को हथेली में उठा लिया। अब मैं क्या करूं? और अगले ही पल गौतम के मन में कुछ निर्णय किया और चुड़ैल तुरंत ही गौतम की ओर झपटा पड़ी। लेकिन गौतम ने इससे पहले तैयार था। उसने उछलकर एक हाथ से चुड़ैल के सींग को पकड़ा और दूसरे हाथ से, और तत्पश्चात गौतम ने एक छलांग लगाई। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अंधी चुड़ैल पागलों की समान अट्टहास करती हुई एक और भागी। हाँ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इसे कोई खतरा नहीं है। और फिर घाटी के अंत में एक सुनहरी पहाड़ दिखाई दिया। अब यह सुनहरी पहाड़ी पर चढ़ते हुए गौतम ने जगह जगह विषैली जंतु दिखाई दिए, परंतु जिससे उसे खतरा नजर आया वह उसे मारता काटता आगे बढ़ा। और उसने पहाड़ी पर पहुंचकर राजवैद्य द्वारा बताई जड़ी बूटी तोड़ी। यही है वह जड़ी बूटी जिसे राजवैद्य ने बताया था। और वह वापस लौटा और वापस नगर पहुंचकर नगर के सराय में अपने माता पिता के साथ लिया और राजा उत्तम सिंह के दरबार में पहुंचा। और सारी बात जानकर यह लो डाकू शेरा और उसके गिरोह समाप्त करने का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज, वाकई यह योग ने कमाल कर दिया। और कुछ दिन की यात्रा के बाद वह कीर्तिनगर बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, तुम भी जल्दी ही घर लौटने की कोशिश करना। पिताजी, आप दोनों घर जाइए, मैं जड़ी बूटी महल पहुंचानी है। और फिर जब जड़ी बूटी लेकर राजमहल पहुंचा तो राजवैद्य ने उसका अर्क निकाल कर चम्मच द्वारा कुलप्रीत सिंह कुलप्रीत सिंह को पिलाया। और अगले ही पल, हे भगवान, ओ महाराज, बोलने की शक्ति वापस आएगी। और राजा कुछ देर बाद राजा स्वस्थ होकर बिस्तर बैठ गए। यह मुझे क्या हो गया था? और जब प्रधानमंत्री ने राजा को पूरी बात बताई तो पूरी बात जानकर राजा ने गौतम को अपने सीने से लगा लिया। हे ईश्वर, तुम जैसे नेक औलाद
हर माँ बाप को दे। और इस तरह राजा स्वस्थ हो गया और फिर उसका मन राजकार्य में नहीं लगा। अतः एक दिन उसने कीर्तिनगर का राजा के रूप में गौतम का राज तिलक कर दिया। वाकई पंडित राम सेवक द्वारा की गई भविष्यवाणी सच निकली। अब मुझे अपने किए पर उससे माफ़ी मांगूंगा। अब मैं उसके अपने किए की माफ़ी जरूर मांगूंगा। महाराज गौतम की जय हो। वाह, राजा के रूप में मेरा गौतम कितना अच्छा लग रहा है। गौतम राज तिलक करने के बाद राजा कुलप्रीत तीर्थ यात्रा पर चला गया। समाप्त दोस्तों।